मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा जन्म है, माता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत। बंगाल में देख लिया था किस तरीके से बंगाल में अंग्रेज़ों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। फिर से एक बार उसको रिवाइज करेंगे बंगाल को, फिर हम लोग आज मैसूर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब रिवाइज कर लेते हैं तो बातें तरोताज़ा रहती हैं हमेशा। शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, बंगाल विजय 2 युद्ध से होता है। बंगाल विजय अंग्रेज कैसे करते हैं? 2 युद्ध के माध्यम से शुरुआत होती। बंगाल की स्थापना कौन करता है? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां बंगाल की स्थापना करता है, मुर्शीद कुली खां, ठीक है। कुली नहीं था, लेकिन ये मुर्शीद कुली खां था जिसने बंगाल की स्थापना की। और इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण शासक आता है अलीवर्दी खां। कौन आता है? अलीवर्दी खां। इसके बीच के जो शासक हैं इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। अलीवर्दी खां, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण जो है घटना क्या थी कि इस अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खी के छत्ते से। हाँ, 1751 में, 1761 नहीं 1751 में जो है मराठों ने आक्रमण किया था, ठीक। और सबसे बड़ी बात क्या थी? इसने अंग्रेज़ों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खी के छत्तों के तरीके से किया। अंग्रेज़ जो है मधुमक्खी के छत्ते की भांति हैं, ठीक। तो ये अलीवर्दी खां का वक्तव्य था। यहाँ से प्रश्न आते हैं कभी कभी। और इसकी 3 बेटियाँ थीं, जिसमें से एक बेटी का पुत्र था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक। तो सिराजुद्दौला को नवाब घोषित करता है कौन? अलीवर्दी खां। और इसलिए सिराजुद्दौला चूँकि जो है दौहित्र था, नाती था, और अन्य नातियों को, अन्य जो है अपनी पुत्रियों को छोड़ करके बल्कि सिराजुद्दौला को बनाया था नवाब। तो ये सिराजुद्दौला जो है अपने ही लोगों से क्या हुआ था? षड्यंत्र का शिकार हो गया था। और अपने ही लोगों का षड्यंत्र का शिकार हुआ तो अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया। और इसी के समय किलेबंदी शुरू कर देते हैं अंग्रेज़ जो है। कहाँ पर? फोर्ट विलियम बनाना शुरू कर देते हैं, इसको किलेबंद करना शुरू कर देते हैं, किलेबंद करते हैं। तो इसकी वजह से सिराजुद्दौला रोकता है कि हमारे ज़मीन पर तुम किलाबंदी ना करो, लेकिन अंग्रेज़ नहीं मानते हैं। तो सिराजुद्दौला उसके किले पर, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है उस पर क्या करता है? आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करके वहाँ पर जो है किले को जीत लेता है। और जो अधिकारी और कुछ सैनिक रहते हैं वो भाग करके फुल्टा द्वीप पर चले जाते हैं। और बाकी लगभग 143 लोगों को क्या करते हैं? बंदी बना लिया जाता है। 143 लोगों को सिराजुद्दौला द्वारा बंदी बना लिया जाता है। हाँ 146 43 है भी है, कुछ जो है कुछ भी संख्या हो सकती है, लेकिन इतनी संख्या वो तो बताने के लिए बता रहे हैं। 146 होगी अगर नोट्स में, तो 146 ही समझना। तो 146 लोगों को जो है बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा? सिराजुद्दौला द्वारा। और फिर इनको जो है कहाँ बंद कर दिया जाता है? 18/14 की काल कोठरी में, 18/14 की एक कोठरी में बंद किया जाता है। और इस घटना को, इसमें जो है लगभग करीब 123 व्यक्ति मारे जाते हैं और 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं। तो उसमें से जो 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं उसमें से एक हॉलवेल नाम का इतिहासकार भी था। इसका नाम याद रखना है, क्या नाम था? हॉलवेल। तो हॉलवेल जिंदा बचता है, ये इस घटना का जिक्र करता है, अपनी किताब में इस घटना का जिक्र करता है। और इसके अलावा अंग्रेज़ों को सूचना भी दे देता है कि इस तरीके से सिराजुद्दौला ने इतना जो है ख़राब काम किया है, अंग्रेज़ों को जिंदा जो है मरवा दिया है काल कोठरी में बंद करके। तो इस घटना को कहा जाता है ब्लैक हॉल की घटना। कौन सी घटना? ब्लैक हॉल की घटना। ब्लैक HALL हॉल, ब्लैक हॉल की घटना इसको कहते हैं, क्योंकि काल कोठरी थी। काल कोठरी में लगभग 123 लोग दम घुट करके मर जाते हैं। तो इस घटना के फलस्वरूप क्या होता है? बाद में फिर क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से एक सेना जाती है, और मद्रास से सेना जाती है। फिर होता है प्लासी का युद्ध। कब होता है? 1757 में, 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध, जिसमें क्लाइव जो है षड्यंत्र करके युद्ध को जीतता है। इस युद्ध में ऐसा कहा जाता है किसी प्रकार से जो है कोई ज़्यादा शस्त्र वगैरह नहीं चले थे, लेकिन
क्लाइव ने अपनी चतुराई से, अपने षड्यंत्रकारी दिमाग से इस युद्ध को जीता था। तो क्लाइव ने इस युद्ध को जीतने के बाद बंगाल अब जो है अंग्रेज़ों का हो गया था, ये निश्चित हो गया था, क्योंकि अब इसके बाद अंग्रेज़ क्या होते हैं, जो है किंग मेकर बन जाते हैं। तो प्रश्न आता है कभी कभी कि अंग्रेज़ जो है किस युद्ध के बाद किंग मेकर बन जाते हैं बंगाल में, तो किस युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद राजा बनाने लगते हैं। बंगाल में अब नवाब कौन बनाएगा, अंग्रेज़ बनाएंगे। तो इसके बाद मीर जाफ़र को बनाते हैं, जैसा कि युद्ध से पहले मीर जाफ़र को जो सेनापति था उसको अपनी तरफ मिला लेते हैं। तो इस तरीके से मीर जाफ़र को फिर बाद में नवाब बनाते हैं और मीर जाफ़र से बहुत ज़्यादा धन ऐंठते हैं और उस धन से क्या करते हैं, बाकी के और भी भारत के जितने और राज्यों में युद्ध होता है उस धन का वहाँ पर उपयोग करते हैं ले जा करके अंग्रेज़। तो इस तरीके से मीर जाफ़र जब परेशान हो जाता है, धन बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो सोचता है किसी तरीके से नवाबी हमारी हट जाए। तो उसकी मंशा को समझ करके और जब वो आनाकानी करता है कि अब पैसे नहीं कैसे देंगे, तो फिर मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम को क्या बनाते हैं, नवाब बनाते हैं। तो मीर कासिम दूसरा नवाब था जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया था। पहला नवाब कौन था, मीर जाफ़र, जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो दूसरा नवाब मीर कासिम था जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बनाया और मीर कासिम थोड़ा सा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, मीर जाफ़र जैसा नहीं था, वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो उसने जो है क्या किया, अंग्रेज़ों की जितनी भी सहूलियत थी सब खत्म कर दिया। दस्तक का दुरुपयोग करते थे वो भी खत्म कर दिया, टैक्स लगा दिया अंग्रेज़ों पर। तो इससे अंग्रेज़ जो है क्या हो गए, बिलबिला गए, परेशान हो गए, डर गए और उन्होंने फिर से जो है षड्यंत्र किया कि मीर कासिम को सत्ता से हटा दें और दोबारा फिर से मीर जाफ़र को सत्ता पे बैठाया। मीर जाफ़र जो है ये जो है कहीं मछली उछली पकड़ रहा था, भाई बंगाल में है मछली उछली मारेंगे ही लुंगी उंगी पहन करके मछली मार रहा था। वहाँ गए, अबे चल तुझको फिर से राजा बनाते हैं, ठीक है बन जाते हैं। तो मीर जाफ़र को फिर से लेके आए और राजा बना दिया। और मीर कासिम जो है, चूँकि मीर कासिम ने अपनी राजधानी भी स्थानांतरित की थी, कहाँ, मुंगेर, बिहार के मुंगेर में। मुर्शिदाबाद में थी, पहले ढाका हुआ करती थी राजधानी, ढाका से मुर्शिदाबाद गई, मुर्शिदाबाद पे फिर मुंगेर गई। मुंगेर में कौन स्थानांतरित करता है, मीर कासिम, क्योंकि समझता है अंग्रेज़ों की चाल को समझता है, तो सोचता है कि अंग्रेज़ों से थोड़ा दूर हट जाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसलिए मुंगेर राजधानी स्थापित करता है। मुंगेर में ही गोला बारूद की फैक्ट्री लगाता है। तो प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है कि जो है अंग्रेज़ों के समय में बंगाल में किस शासक ने, किस नवाब ने मुंगेर में जो है गोला बारूद की फैक्ट्री स्थापित की थी, तो किसने, मीर कासिम ने स्थापित की थी। कहाँ पर की थी, मुंगेर में की थी। तो मुंगेर में ये मतलब इस तरीके से, और अपनी सेना को भी जो है आधुनिकीकरण कर रहा था। यूरोपीय फ्रांसीसियों की सहायता से, यूरोपियों की सहायता से अपनी सेना में भी जो है मतलब बंदूक चलाना और गोला बारूद चलाना सैनिकों को सिखा रहा था। तो इसके पास सैन्य टुकड़ी थी। तो अब ये तो अपदस्थ राजा था, इसको अंग्रेज़ों ने अब हटा दिया था, तो ये जो है सस्पेंडेड राजा हो गया, अपदस्थ था। तो अब ये भागता है, कहाँ पर जाता है, अवध के नवाब के पास जाता है। अवध के नवाब के पास जाता है। जो अवध है वो जो है आपका फैजाबाद और लखनऊ वाला क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है, अवध कहलाता है। ठीक है, ये है आपका अवध वाला क्षेत्र, ये क्या है, अवध वाला क्षेत्र। और अवध के क्षेत्र में इस समय शुजाउद्दौला क्या था, अवध का नवाब था। कौन था, शुजाउद्दौला। और यहीं पर शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सम्राट था, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी यहीं पर लुत्फ़ उठा रहा था। जो ही डर करके भाग के आया था, अपने दीवान से डर करके भाग करके कहाँ, वजीर से डर करके भाग करके कहाँ आया था, अवध के नवाब के पास में बैठा, यहीं पर मिला था। तो शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब की सेना और दूसरी मीर कासिम की सेना, तीनों सेना संयुक्त रूप से कहाँ मिलते हैं अंग्रेज़ों से, बक्सर के मैदान में। तो बक्सर का युद्ध होता है। दूसरा युद्ध कौन सा होता है, बक्सर का युद्ध कब होता है, 23 अक्टूबर 1764 को, 23 अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध। 3 देसी राजाओं की सेना, कौन कौन, मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला और मीर कासिम, जो कि राजा नहीं था, अपदस्थ राजा था। और राजा बंगाल का कौन इस समय था, मीर जाफ़र था। तो प्रश्न आ जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय नवाब, वो जो बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफ़र था। बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। तो और लेकिन मीर कासिम अपदस्थ राजा था जिसको अंग्रेज़ों ने हटा दिया था। तो बक्सर का युद्ध होता है। ये युद्ध जो है कूटनीति से नहीं, बल्कि ये युद्ध कैसे लड़ा जाता है, हथियारों से
और सेना आमने सामने मैदान में उतरती है। तो जब मैदान में उतरेगी, अब जब जिसकी जीत होगी फिर उसका पलड़ा भारी होगा। भाई कूटनीति से जाओ तो इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता युद्ध का कि चालबाजी से और छल से जीता गया है, लेकिन जब हथियारों से लड़ा जाए और जीता जाए तब उसे माना जाता है। और फिर संयुक्त सेना थी तीन, जो इस समय भाई केंद्रीय सत्ता थी मुगल, इसको हराया, दूसरा अवध के नवाब को हराया इस युद्ध में, तीसरा मीर कासिम को हराया, मीर कासिम की सेना को हराया। तो अंग्रेजों ने, और इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो कर रहा था। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहा था। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है। तो हेक्टर मुनरो इस समय कर रहा था इसका नेतृत्व, और हेक्टर मुनरो ये युद्ध जीत लेता है। तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है? एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, जो कि 2 चरणों में होती है। इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में होती है। 12 अगस्त 1765 को पहली संधि होती है, जो कि किसके साथ होती है? मुगल सम्राट के साथ, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। ये याद रखना कि इलाहाबाद की पहली संधि जो होती है किसके साथ होती है? शाह आलम द्वितीय के साथ में। और अंग्रेज कौन रहता है? क्लाइव। क्लाइव को फिर से इसी दौरान, मतलब बक्सर के युद्ध से पहले ही क्लाइव कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड चला जाता है। और बक्सर का युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद में क्लाइव को भेजा जाता है वापस कि जाओ अब तुम कूटनीति चाल से अपना बंगाल पे जो है कब्जा करो, संधि उंधी करवाओ और बंगाल को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लो। तो फिर इसीलिए बंगाल को अपने हाथ में लेने के लिए ही ये संधि की जाती है, ज़बरदस्ती लाद दी जाती है संधि। तो अब चूंकि जो मीर कासिम था वो तो भाग गया युद्ध भूमि से ही निकल करके, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं, सेना सब मरवा चुका था, अकेला बचा था बेचारा, घोड़े बैठा दंडाते हुए भाग गया। अब फंसे कौन? भाई मुगल शासक और अवध के नवाब, क्योंकि इनके पास तो जो है ज़मीन थी, ये तो राजा थे ना अपने अपने क्षेत्र के। तो संधि इनके साथ हुई, राजाओं के साथ में। तो पहली संधि हुई। अब पहली संधि के तहत क्या हुआ? जो है बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी ले ली अंग्रेजों ने कि जितना भी राजस्व आएगा, दीवानी मतलब जितनी भी कमाई होगी, कमाई का स्रोत कृषि था, जितनी भी कमाई होगी, जितनी भी खेती से टैक्स आएगा वो सब कौन लेगा? अंग्रेज लेंगे। ठीक, तो पहली संधि ये हो गई। और संधि की बात। और दूसरी बात क्या हुई? कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो है अवध के नवाब से लेकर के किसको दे दिया गया? अवध के नवाब से लेकर के शाह आलम द्वितीय को, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, कि वहाँ का जो कमाई होगी, वहाँ पर जो शासन होगा किसका होगा? शाह आलम द्वितीय का होगा। और इसको पेंशन मान दिया गया कि अब तुम्हारी राजसी सीमित हो गई और तुमको पेंशन दिया जाएगा। तो पेंशन भोक्ता बना दिया शाह आलम द्वितीय को। 26 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है पेंशन दिया जाने लगा। तो ये इलाहाबाद की पहली संधि थी। और दूसरी संधि की अगर बात करें तो दूसरी संधि में किसके साथ होता है? शुजाउद्दौला के साथ होता है। किसके साथ होता है? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होता है। और यहाँ पर इसको कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र छोड़ करके बाकी सारे क्षेत्र दे दिए जाते हैं कि तुम यहाँ पर शासन करो। और इसके अलावा इस पर जुर्माना लादा जाता है 50 लाख रुपये का, भारी भरकम युद्ध जुर्माना, कि तुम्हारे कारण युद्ध हुआ है, इसलिए तुम युद्ध की क्षतिपूर्ति तुमसे की जाएगी, तो पैसा इससे ले जाता है। तो इस तरीके से ये जो है एक मतलब इलाहाबाद की संधि होती है। और इसी संधि के साथ बंगाल में एक शासन शुरू होता है जिसको बोलते हैं द्वैत शासन। कौन सा शासन? द्वैत शासन। मैंने बताया था द्वैत शासन का मतलब होता है कि दीवानी का मामला कौन देखेगा? अंग्रेज देखेंगे। और जो प्रशासनिक मामला है वो कौन देखेंगे? नवाब देखेगा, बंगाल का नवाब देखा। तो इलाहाबाद की पहली संधि से ही, वहीं से तो उसको दीवानी प्राप्त हो जाती है, इलाहाबाद की पहली संधि से ही, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की। तो इलाहाबाद की पहली संधि से ही द्वैत शासन भारत में प्रारंभ हो जाता है। और कहाँ प्रारंभ होता है? सबसे पहले बंगाल में। और कौन प्रारंभ करता है? क्लाइव। कौन प्रारंभ करता है? क्लाइव। और कब प्रारंभ होता है? 1765 में। 1765 में। और 1772 तक ये चलता है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स नामक एक गवर्नर भारत में आता है, बंगाल का गवर्नर आता है। वारेन हेस्टिंग्स ने इसको ख़त्म कर दिया। अब एक एक्ट 1773 का एक्ट आता है और उस एक्ट के तहत सब कुछ हटा करके पूरा प्रशासन और पूरा सब कुछ ले लिया जाता है भारतीयों से, बंगाल से अपने अंडर में अंग्रेजी ले लेते हैं। तो इस तरीके से कहानी थी पूरी कहाँ की? बंगाल की। यहाँ से किसी भी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हमको लगता है अब गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। सब तरीके से मैंने जो है रिवाइज भी करा दिया और पढ़ा भी दिया। अब जब यहाँ के धन को लेकर के दूसरी, अब कई ऐसे मतलब क्षेत्रीय रियासत थे जो स्वतंत्र हो रहे थे। ज़्यादातर रियासत स्वतंत्र किसके समय हुए हैं? कौन से मुगल शासक के समय? रंगीला के समय ही स्वतंत्र हुए ना। ज़्यादातर जो है उत्तर मुगलकालीन जो शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, उसके समय में भारत के अधिकांश जो सूबे थे वो क्या हो गए थे? मुगल सूबे स्वतंत्र होने लगे थे।
तो उसी में जो है एक सूबा है मैसूर, एक सूबा है मैसूर, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर अब कि मैसूर किस तरीके से जो है अंग्रेज अपने नियंत्रण में लेते हैं। तो मैसूर और एवं जो है अंग्रेज, ये टॉपिक है, इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से मैसूर में अंग्रेज जो है प्रवेश करते हैं। और मैसूर की कहानी क्या है? देखो मैसूर की कहानी ये थी कि इस समय था मुग़ल वंश में अकबर बैठा हुआ था। मुग़ल वंश में कौन बैठा था? अकबर, जो कि इसका शासन क्रम है 1556 से लेकर के 1605 तक। ठीक है, 1605, लगभग 50 वर्ष तक जो है शासन सत्ता में रहता है। तो अकबर का शासनकाल था और इस समय दक्षिण में 2 शक्तिशाली राज्य थे इसके दौरान। एक था बहमनी साम्राज्य, एक था बहमनी साम्राज्य और एक था विजयनगर साम्राज्य। हमने पढ़ाया है विजयनगर साम्राज्य को, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, एक था बहमनी, ये था बहमनी साम्राज्य और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य। इसी अकबर के समय में ही बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है 1665 में। 1665 में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, तो ये डेट याद रखना है, ये सन याद रखना है, कब होता है? 1665 ईस्वी में। तो प्रश्न आता है कि तालीकोटा के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? अकबर था। उससे कुछ लेना देना नहीं था। ये युद्ध कहाँ हो रहा था? दक्षिण भारत में। किसके बीच में? बहमनी साम्राज्य के जो है कुछ संघ थे, कुछ बहमनी साम्राज्य भी 5 संघों में बटा हुआ था, जो है गोलकुंडा, बीदर, बरार और जो है आपका अहमदनगर, बीजापुर। तो 5 संघ में बटा था, जिसमें 4 संघ इस युद्ध में शामिल होते हैं। कौन कौन? अहमदनगर शामिल होता है, अहमदनगर शामिल होता है, बीजापुर शामिल होता है और बीदर शामिल होता है और गोलकुंडा शामिल होता है। तो ये 4 संघ जो है किसकी तरफ से रहते हैं? बहमनी साम्राज्य की तरफ से रहते हैं। बहमनी साम्राज्य के ये 4 संघ थे जो संयुक्त होते हैं। इसमें शामिल नहीं होता है बरार, क्योंकि बरार थोड़ा उत्तर में है, तो बरार कहता है मैं नहीं शामिल होऊंगा, कोई मतलब नहीं। तो अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, ये 4 संघ बनते हैं। और दूसरा विजयनगर साम्राज्य जो है, तो दोनों के बीच क्या होता है? तालीकोटा का युद्ध। इसी युद्ध को कहते हैं राक्षस तांगड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? राक्षस तांगड़ी का युद्ध। इसी युद्ध को कहते हैं राक्षस तांगड़ी का युद्ध। तो राक्षस तांगड़ी का युद्ध कब होता है? 1665 में होता है। 2 गाँव है, राक्षस और एक तांगड़ी, 2 गांव हैं, दोनों गांव की सीमा पर ये युद्ध लड़ा जाता है, इसीलिए इसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो अब इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य इस युद्ध में क्या हो जाता है? हार जाता है विजयनगर साम्राज्य। और इसके हारने के बाद में विजयनगर साम्राज्य फिर छोटे छोटे जो है प्रांतों में टूट जाता है, छोटे छोटे प्रांतों में टूट जाता है। तो उसी में टूट करके एक प्रांत यहाँ बनता है मैसूर। एक कौन सा प्रांत बनता है? मैसूर। ठीक है, तो ये प्रांत बनता है मैसूर। अब मैसूर प्रांत बनेगा तो यहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी वंश का राजा भी तो होगा। तो यहाँ पर वडियार वंश का शासन स्थापित होता है। कौन सा? वडियार वंश। ठीक है, बहमनी साम्राज्य से युद्ध में हार करके विजयनगर साम्राज्य जो है कई छोटे छोटे जो है सूबों में, प्रांतों में, छोटे स्वतंत्र राज्यों में बट जाता है, और जिसमें एक रहता है मैसूर। और हम बात करेंगे मैसूर की, तो इसलिए बैकग्राउंड बता रहे हैं कि मैसूर कहाँ से आया। तो मैसूर जो है राक्षस तांगड़ी के युद्ध के बाद में इसका अस्तित्व होता है। और मैसूर में जो है कौन से वंश की स्थापना होती है? वडियार वंश की। वडियार वंश की स्थापना होती है मैसूर में। और इस तरीके से जो है मैसूर में राजा बनते हैं। एक समय आता है कि यहाँ पर जो है चिक्का कृष्णराज यहाँ का शासक था, जो बहुत कमज़ोर था, चिक्का कृष्णराज। और जब कमज़ोर शासक होते हैं तो इसको राजा नहीं चलाते हैं, शासन सत्ता कौन चलाते हैं? जो मंत्री होते हैं मजबूत, चाहे वो जो है सेनापति हो चाहे वजीर हो, वो उनके अंडर में रहता है। तो कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज के समय ही जो है 2 मंत्री थे जो पूरी तरीके से मैसूर पर क्या करते थे? शासन किया करते थे। एक का नाम था नंदराज और एक का नाम था देवराज। एक का नाम था नंदराज और दूसरे का नाम था देवराज। ठीक है, नंदराज जो कि वित्त मंत्री हुआ करता था और देवराज जो कि सेनापति हुआ करता था। तो लेकिन कुछ समय बाद में देवराज भी कमज़ोर हो जाता है और नंदराज सर्वशक्तिशाली हो जाता है। और नंदराज की सेना में शामिल होता है हैदर अली। नंदराज की सेना में कौन शामिल होता है? हैदर अली एज ए सिपाही शामिल होता है। देखो हैदर अली इतना ज़्यादा जो है अपनी जो है प्रतिभा से आगे बढ़ता चला गया कि मैसूर का राजा बन जाता है। तो ये नंदराज की सेना में हैदर अली शामिल होता है और उसके बाद में धीरे धीरे करके समझ जाता है। देखो
जो नंदराज था, चिक्का कृष्णराज ये तो राजा था, राजघराने थे, और इसकी जो इस समय राजमाता जो थी वो सपोर्ट करते हैं किसका, हैदर अली का। हैदर अली थोड़ा सा बोलता है कि भाई जो है शासन सत्ता तुम्हारे परिवार में थी, अब देखो तुम्हारे परिवार में चिक्का कृष्णराज को बंदी बना करके और नंदराज जो है शासन सत्ता पे बैठ गया है, प्रधानमंत्री बना बैठा है। तो राजमाता षड्यंत्र करती है हैदर अली के साथ, हैदर अली जो है षड्यंत्र करवाता है राजमाता के साथ, तो नंदराज को बंदी बना लिया जाता है। नंदराज को 1760 ईस्वी में बंदी बना लेता है कौन, हैदर अली। हैदर अली बंदी बना करके और 1761 ईस्वी में नंदराज की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है, स्वयं जो है मैसूर की सत्ता को संभाल लेता है। तो 1761 में मैसूर का राजा कौन बनता है, हैदर अली। तो हैदर अली मैसूर का राजा बना, अब जो है यहाँ पर, और बहुत तेज़ी से उभरता है हैदर अली, बहुत तेज, क्योंकि सैन्य के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में इसने बहुत सारे सुधार कार्य किए। मैसूर में सिर्फ एक सेनापति ही नहीं था, मतलब एक राजा ही नहीं था, मतलब एक राजा के साथ सेनापति के साथ साथ में इसने बहुत सारे यहाँ प्रशासनिक सुधार किए, आर्थिक सुधार किए, टैक्स के क्षेत्र में सुधार किए, राजस्व के क्षेत्र में सुधार किए तमाम तरीके से, और आधुनिक शस्त्रागार लगाए। इसी दौरान जो है 1755 ईस्वी में जो है इसी ने, नंदराज ने इसको जो है डिंडीगुल का फौजदार बना दिया था। डिंडीगुल एक किला था, डिंडीगुल एक किला था। इसको एक मानचित्र में समझते हैं। ये है आपका भारत का मानचित्र, ठीक है। इसमें हमको दक्षिण समझना है, अरे जल्दी। ये है आपका मैसूर, ये क्या है, मैसूर। इसमें मैसूर में जो है, मैसूर वाला क्षेत्र, इसमें कुछ जो है कर्नाटक का हिस्सा था, वर्तमान का कर्नाटक का हिस्सा, कुछ हिस्सा केरल का भी शामिल था पहले, और कुछ हिस्सा आपका तमिलनाडु का भी शामिल था। तो ये क्या था, मैसूर। मैसूर की राजधानी इस समय थी जो है आपकी श्रीरंगपट्टनम। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि मैसूर की राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। अब श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी, यहीं पर थी, यहीं पर था डिंडीगुल, यहीं पर क्या था, डिंडीगुल। डिंडीगुल का एक किला था, डिंडीगुल का एक किला था। और इस किले का फौजदार किसको बनाया जाता है 1755 ईस्वी में, हैदर अली को। कौन बनाता है, नंदराज। नंदराज जो है इसकी वीरता से प्रसन्न होकर के डिंडीगुल किले का क्या बना देता है, फौजदार। फौजदार मतलब उसके मुखिया बना देता है कि यहाँ इस किले की देखरेख कौन करोगे, हैदर अली करोगे, तुम करोगे। तो 1755 में ही डिंडीगुल में ये शस्त्रागार स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है, शस्त्रागार, आधुनिक शस्त्रागार, अर्थात गोले बारूद बनाने का कारखाना स्थापित करवाता है। कहाँ पर, डिंडीगुल में। कौन स्थापित करवाता है, हैदर अली। तो प्रश्न यहाँ से आता है, हैदर अली शस्त्रागार कहाँ स्थापित करवाता है, डिंडीगुल। और डिंडीगुल कहाँ है, मैसूर में है। कहाँ पर है, मैं घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ सकता है। अब यहाँ से तो अभी याद रहेगा कि डिंडीगुल मैसूर में है, लेकिन जब परीक्षा हॉल में जाओगे बैठे तो बहुत सारी चीज़ पढ़ कर जाते हो, तो याद ही नहीं आएगा डिंडीगुल कौन से राज्य में है, मैसूर में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में कहाँ है, तो याद नहीं आता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डिंडीगुल किससे संबंधित है, हैदर अली से संबंधित है। हैदर अली ने यहाँ पर शस्त्रागार स्थापित किया था 1755 में। डेट ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, शस्त्रागार किसने स्थापित किया, हैदर अली ने। और जो है कब स्थापित किया, 1755 में। तो इसके बाद 1760 वाली कहानी मैंने बता दी, बंदी बना लेता है नंदराज को, और 1761 में हत्या करके 1761 में ही क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। कहाँ का, मैसूर का, हैदर अली। और हैदर अली का जन्म होता है 1722 में, 1722 में इसका जन्म होता है। और इसके बाद में चूँकि जो है अंग्रेज अब ये एक एक करके जीतते जा रहे थे। यहाँ पर जो है कर्नाटक युद्ध किया था, यहाँ पर आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था, और इसके पहले बंगाल में 2 युद्ध हो चुके थे, पैसा था ही। तो इन्होंने अब मूवमेंट कहाँ किया, मैसूर की तरफ। अब मैसूर को जीतना था, तो मैसूर को, चूँकि मैसूर में उभरती हुई शक्ति कौन थी, हैदर अली की। और अब जब कोई शक्ति उभरेगी तो उसके आसपास के जो राज्य होंगे वो परेशान होंगे, डरेंगे। उसके आसपास के राज्य क्या होंगे, डरेंगे। तो उत्तर में मराठा थे, उत्तर में क्या थे, मराठा थे। और इस साइड में निज़ाम थे, हैदराबाद के क्या थे, निज़ाम थे। और इधर कर्नाटक के शासक थे, इधर क्या था, कर्नाटक के राजा थे। तो इस तरीके से मराठे, निज़ाम, और कर्नाटक में यहीं पर मद्रास में अंग्रेज बैठे हुए थे। कौन थे, अंग्रेज बैठे हुए थे। तो ये सब डरने लगे, किससे, हैदर अली से, कि ये धीरे धीरे जो है शक्ति को बढ़ाता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो मराठों को, पूरा मराठा साम्राज्य को अपने मिला ले, निज़ाम को, हैदराबाद को जीत ले, अंग्रेज़ों को जीत ले। तो इसलिए इन तीनों लोग भयभीत हुए। कौन, मराठे, और जो है निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम, और जो है अंग्रेज।
तो ये सब षड्यंत्र रचते हैं। इसी दौरान जो है 1700 जो है आपका 64 ईस्वी में, 64 या 65 शायद, इस समय एक मराठे आक्रमण कर देते हैं। 64 ही शायद है, 1764 में मराठे आक्रमण कर देते हैं। और 1764 जो है आपका बंगाल किस लिए महत्वपूर्ण है? कौन से युद्ध के लिए? बक्सर का युद्ध। 1764 में बंगाल में कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध। तो ऐसे लिंक करके याद करो। 1764 में बंगाल में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में मराठे कहाँ आक्रमण कर देते हैं? हैदर अली के ऊपर। हैदर अली पर मराठे आक्रमण कर देते हैं और हैदर अली को परास्त भी कर देते हैं। मराठे जो है हैदर अली को परास्त भी कर देते हैं इस युद्ध में जो है। और इस तरीके से जो है धीरे धीरे ये शक्ति लेकिन बढ़ाता जाता है, धीरे धीरे ये शक्ति बढ़ाया जाता है। तो कभी संगठन बनता है मराठों का जो है अंग्रेज़ों के साथ, और कभी मराठों को शामिल कर लेता है हैदर अली अपने पाले में। तो इस तरीके से आगे चल करके जो है 4 युद्ध होते हैं किसके? मैसूर के। अंग्रेज और मैसूरों के साथ में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। इस दौरान जो है 1782 ईस्वी में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा जाता है। अंग्रेज़ों के साथ जब युद्ध कर रहा होता है तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन मारा जाता है? हैदर अली मारा जाता है। हैदर अली जितना जो है वीर था सेनापति, उतना ही वीर इसका पुत्र था। क्या नाम था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में आप लोग पढ़ते रहते हो, इसका नाम काफ़ी सुना होगा। थोड़ा सा आज इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर का क्या बनता है? राजा बनता है। 1782 में मैसूर का राजा बनता है। और ये जो है अंग्रेज़ों से दूसरा युद्ध लड़ता है मैसूर का, तीसरा और चौथा, 3 युद्ध लड़ता है। किससे? अंग्रेज़ों के साथ वीरता से लड़ता है। और अंत में 1799 ईस्वी में जो है मैसूर टीपू सुल्तान युद्ध में क्या हो जाता है? मारा जाता है। युद्ध में मारा जाता है। तो 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर पर किसका शासन था? टीपू सुल्तान का। अब टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बातें हैं जो समझ लो। टीपू सुल्तान एक ऐसा आधुनिक राजा था, एक ऐसा आधुनिक राजा था जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इसके पहले आधुनिक समय में राजाओं ने इतने एक्सपेरिमेंट नहीं किए जितने टीपू ने किया। सबसे पहली बात क्या था? ये सहिष्णु राजा था, धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसने जो है मंदिर के उद्धार करवाए। श्रृंगेरी मंदिर है उसका उद्धारण करवाया, उसमें शारदा देवी की मूर्ति स्थापित करवाई, पैसा दिया उसके लिए जो है, ठीक है। इसके अलावा कई और मंदिर जो है स्थापित करवाए इसने। इसके अलावा ये सुबह जो है मंदिर में जाकर के माथा भी टेकता था, ऐसा मुस्लिम शासक होने के बावजूद। तो ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था। और इसके अलावा इसने जो है उस समय 1789 में यूरोप में फ्रांस में एक क्रांति चली थी, फ्रांसीसी क्रांति। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। और इसी समय ये यहाँ का क्या था? राजा था। और चूँकि अंग्रेज फ्रांसीसी दुश्मन थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी दुश्मन थे, तो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान इस बात को समझता था। तो इसने फ्रांसीसियों की सहायता की और फ्रांसीसी मैसूर के शासक का भी सहायता करते थे। तो यहाँ पर यूरोप में तो क्रांति यूरोप में फ्रांस में हो रही है। और उस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या हुआ था कि वहाँ पर बास्तील का पतन हुआ था। बास्तील के किले का जो राजा की जो है एक तरीके से पहचान थी, जो राजा की शान में बास्तील का किला बनाया गया था। तो बास्तील के किले को उसमें लुई 16वां फ्रांस का शासक था। अब ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लुई 16वां वहाँ का शासक हुआ करता था। तो बास्तील के किले पर कब्जा कर लेते हैं कौन? वहाँ की आम जनता जा करके। तो उस दौरान जो वहाँ की मतलब वहाँ पर एक क्लब स्थापित किया जाता है जिसको बोलते हैं जैकोबिन क्लब। कौन सा क्लब? जैकोबिन। तो फ्रांस के सिपाही भारत में मैसूर में भी टीपू से कहते हैं कि जो है हम भी एक श्रीरंगपट्टनम में एक क्लब स्थापित करेंगे। कौन सा? जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना कहाँ पर होती है? श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर की राजधानी में। और किसके सहयोग से होती है? टीपू सुल्तान के सहयोग से होती है। कौन करते हैं? फ्रांसीसी सिपाही करते हैं। और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी कौन बनता है? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बनता है। भारत में कौन सा राजा जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है? टीपू सुल्तान बनता है। जैकोबिन क्लब जो है एक क्रांतिकारी सदस्य क्लब है। तो उस क्लब का सदस्य कौन बनता है? टीपू सुल्तान। और यहीं पर इसी दौरान जो है अब चूँकि स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी, राजा से मुक्ति पाना था फ्रांसीसियों को। राजा बहुत ज़्यादा क्या था? निरंकुश था। तो उसको ख़त्म करना था, हटाना था। तो इसलिए जो है स्वतंत्रता का वृक्ष भी यहाँ पर रोपता है कौन? टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का वृक्ष। तो प्रश्न यहाँ से आएगा कि भारत में स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगाने वाला कौन सा राजा था? मैसूर का राजा टीपू सुल्तान स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है और जैकोबिन क्लब स्थापित करता है जिसका सदस्य बनता है। ठीक।
और इसके अलावा इसने जो है तमाम शस्त्रागार स्थापित किए, आधुनिक शस्त्रागार। अब इसके पास में जो है तमाम जो है पत्तन है ना, गोदीबाड़ा है, गोदीबाड़ा मतलब पत्तन होते हैं, तो इसने गोदीबाड़ा स्थापित किए, पत्तन यूरोपियों के सहयोग से, फ्रांसीसियों के सहयोग से भारत में कई गोदीबाड़ा स्थापित किए, यानी नौसेना को बढ़ावा दिया, नौसैनिक बेड़े को बढ़ावा दिया। और इस बहुत आधुनिक सोच था भारत में जो है, बल्कि जो मिसाइल होते हैं, भारत में मिसाइल का जन्मदाता टीपू को माना जाता है। भारत में मिसाइल का जन्मदाता किसको माना जाता है? टीपू सुल्तान को। इतना आधुनिक व्यक्ति था, मतलब पूरी तरीके से अपने सैनिक को आधुनिकतम कर दिया था, लैस कर दिया था, जो है अपनी यूरोपीय सेना की तरीके से सुसज्जित किया था। तो इस तरीके से इसने जो है बहुत सारे ऐसे काम किए। और इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में इसने बहुत कार्य किए। 1782 से लेकर के 99 तक लगभग जो है कितने वर्ष रहा है शासक? 1782 से लेकर के 99 तक, लगभग 17 वर्ष तक शासन में रहा है। लेकिन इस दौरान इसने युद्ध भी तो किए बहुत सारे, अंग्रेजों के साथ इसने 3 युद्ध किए और लगातार युद्ध में ही रहता था। लेकिन इस दौरान इसने भारत में इतना, मतलब अपने क्षेत्र में इतना सुधार किया। इसके अलावा इतना आधुनिक था कि उस समय दूत मंडल भेजा था इसने। अभी तक दूत मंडल किसी भी, मतलब आधुनिक इस समय अंग्रेजों के समय के शासक या जो है ये लोग दूत मंडल, मुगल वगैरह भी नहीं भेजे जाते थे। पहले प्राचीन समय के राजा भेजते थे दूत मंडल, जैसे अशोक ने भेजा था धर्म प्रचार के लिए, अपने बेटी और बेटे को महेंद्रा को संग जो है भेजा था ना श्रीलंका। लेकिन इस समय जो है प्रशासनिक दूत मंडल भेजने वाला कौन था? मैसूर का राजा टीपू सुल्तान। इसने अरब में दूत मंडल भेजे, अपने अफगानिस्तान में भेजे, और इसके अलावा जो है आपका मॉरिशस में भेजा। इसके अलावा जो है इसने तुर्की में भेजा, फ्रांस में भेजा और कुस्तुतुनिया में भेजा। इन क्षेत्रों में क्या भेजा इसने? दूत मंडल। दूत मंडल का मतलब ये होता है कि मतलब उस साथ में जाएंगे कुछ लोग। आज भी ये कंसेप्ट है, आज भी हर देश में, हमारे देश के ज़्यादातर जो देश हैं, हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री, हमारे देश का सिस्टम, प्रशासनिक सिस्टम दूत भेजता है दूसरे देशों में। दूत का मतलब क्या होता है कि वहाँ की सूचनाओं को मतलब संबंध बनाकर रखना, अच्छे संबंध दूसरे देश से हमारे बने रहें। तो जो दूत होते हैं, राजदूत जिसको कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं, वो दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच में, जिस देश का दूत होगा उस देश के बीच और जिस देश में बैठा होगा, दोनों के बीच संबंध अच्छे बने रहें, वार्तालाप होती रहे दोनों देशों के बीच, तो दूत मंडल इस काम को करते हैं। तो इस काम को किसने अंजाम दिया था? टीपू सुल्तान ने सबसे पहले। तो प्रश्न यहाँ से आते हैं कि विदेशों में दूत मंडल भेजने वाला पहला शासक कौन था? टीपू सुल्तान। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान की सोच देखो कितनी जो है आधुनिक थी। तो आधुनिक सोच की वजह से अगर ये जो है अंग्रेज़ों से, मतलब उस समय अंग्रेज़ों को मार भगाता, या जो मराठे थे, निज़ाम थे, ये सब अगर लड़ नहीं रहे होते आपस में, सहयोग किए होते आपस में, तो मराठों इनकी सहयोग से जो है अंग्रेज़ तभी ख़त्म हो गए होते। टीपू सुल्तान की जो सोच थी, अगर उस तरीके से मराठी भी सोचते, निज़ाम भी सोचते और आपस में मिले होते, ये सब जो है बड़े लालची थे, कभी अंग्रेज़ के पाले में घुस जाते थे, कभी जो है टीपू सुल्तान के पाले में आ जाते थे, पाला बदलते रहते थे युद्ध में, जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो इसलिए, नहीं तो अंग्रेज़ भारी नहीं पड़ते, अंग्रेज़ों को ये परास्त कर देते। तो इस तरीके से हम लोग जो है 4 जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं उनको हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने हैदर अली के बारे में पढ़ा और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा। हैदर अली 1722 में जन्म होता है, 1722 में उसका जन्म होता है। और मैसूर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब करता है? 1761 ईस्वी में। 1760 में उसने जो है नंदराज की हत्या कर दी और 61 में जो है वो शासक बन जाता है। 1761 में स्वतंत्र मैसूर की स्थापना करता है कौन? हैदर अली। और 1782 में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में वो गाजरमूली हो जाता है, मतलब खेत मारा जाता है। उसके बाद में उसका वीर पुत्र जो है टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का क्या बनता है? राजा बनता है। और 1799 तक राजा रहता है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हो जाती है। इस दौरान इसने बहुत सारे सुधार कार्य किए, जिसमें हमने देखा कि जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम क्या थी? उसकी राजधानी थी। डिंडीगुल में तो हैदर अली ने स्थापित ही कर दिया था, शस्त्रागार स्थापित कर दिया था डिंडीगुल के किले में, ठीक है। और बहुत सारे शस्त्रागार स्थापित किए इसने। इसके अलावा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपित करवाया, ठीक, और गोदीबाड़ा का निर्माण करवाया इसने, और मिसाइल प्रक्षेपण भी करवाया इसने। अपने समय में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए हैं इसने। और इसके अलावा जो है इसने दूत मंडल भेजे विदेशों में, फ्रांस में, कुस्तुनतुनिया में, तुर्की में, अरब देश में, मॉरिशस में, इनमें सब में क्या भेजे? दूत मंडल भेजे, ठीक है। तो इस तरीके से इसने बहुत सारे काम किए जो आधुनिक युग की शुरुआत मानी जा सकती है। आधुनिक युग की
वास्तविक शुरुआत जो है हमको कहाँ से देखने को मिलती है, टीपू के समय से देखने को मिलती है, 1782 के बाद से। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो आंग्ल मैसूर युद्ध है यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, यहाँ से इस पोर्शन से बहुत प्रश्न आते हैं। तो इनको कल फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, हैदर अली और टीपू सुल्तान को, और इसके बाद में चारों आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे बारी बारी से कि कैसे होते हैं अंग्रेज़ों के साथ इनके युद्ध।